वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे क्षेत्रीय विविधता, अर्थात भारतीय समाज में क्षेत्रीय विविधता क्या है, रीजनल डाइवर्सिटी। तो पहले हम ये जान लेंगे कि क्षेत्रीयता किसे कहते हैं, जो क्षेत्रीयता है उसका क्या अर्थ है। तो विद्यार्थियों, आप इतना समझ लीजिए कि जब किसी एक खास विशेषता के आधार पर कोई भी क्षेत्र अपने को दूसरे क्षेत्र से अलग मानने लग जाता है या अलग समझने लग जाता है, इस भावना को क्षेत्रीयता कहते हैं। तो क्षेत्रीयता क्या है? एक भावना है जिसमें दूसरे क्षेत्रों की विशेषताओं से अलग अपनी कुछ खास विशेषताओं को लेकर के वो क्षेत्र अपने को बाकी दूसरों से अलग महसूस करता है, इसको कहते हैं क्षेत्रीयता। तो भारत में क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है, अर्थात कई सारे जो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, और कई बार हमारे देश में राज्यों का निर्माण भी उसी क्षेत्रीयता की भावना के आधार पर ही वहां पर हुआ है, क्योंकि वो कुछ खास विशेषताएं हैं जो बाकी को उस क्षेत्र से अलग करती हैं। तो वो कौन कौन से निर्धारक तत्व हैं जिनकी वजह से या जिसके कारण क्षेत्रीयता उत्पन्न होती है। तो देखो, इसमें सबसे पहले जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली क्लास में, कि इसमें सबसे पहले आती है भाषा की विविधता। विभिन्न भाषा भाषी लोग हमारे देश में रहते हैं, तो एक भाषा के आधार पर एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने को बाकी से एक अलग महसूस करते हैं, अलग मान लेते हैं, ये क्षेत्रीयता है। इसी तरीके से जाति भी इसका एक आधार है। जाति, विभिन्न जाति मतलब एक जाति विशेष के लोग एक जगह पर रहते हैं तो वो दूसरों से अपने को अलग मान लेते हैं, अलग महसूस करते हैं, सर्वोच्च मान लेते हैं, वो बहुत सारी बातें आती हैं फिर जब आप आगे बढ़ते हैं तो उन निर्धारक तत्वों में है ना जाति और भाषा। इसके अलावा और कौन कौन से निर्धारक तत्व हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है डाइवर्सिटी ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, अर्थात जो प्राकृतिक संसाधन है वो कहाँ पर ज्यादा है, उन प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर भी जो क्षेत्रीय विविधता हमारे देश में पाई जाती है। अर्थात एक खास जो प्राकृतिक संसाधन है जिस क्षेत्र में है वो एक अपने को अलग क्षेत्र मान लेता है। जैसे झारखंड को आप देखिए, है ना, वहां पे कोयला की खदानें सबसे ज्यादा है। इसी तरीके से कर्नाटक है, पेट्रोलियम के मामले में गुजरात है, खाद्यान्न उत्पन्न करने के मामले में हरियाणा और पंजाब है। तो इसी तरीके से तमाम हमारे देश में ऐसे राज्य हैं जहां पर कुछ खास प्राकृतिक संसाधन वहां पर उपलब्ध है। दूसरा जो इसका तत्व है उसमें आता है इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल इम्बैलेंस। ये स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे देश में तेजी से क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकीकरण हुआ। उस औद्योगिकीकरण में केंद्र सरकार ने एक बैलेंस नहीं किया, ये माना जाएगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो एक एक उद्योग सब जगह पर लगा देते, सारे जगह पर लगा देते, लेकिन सरकार की भी कुछ मजबूरियां रहती हैं। तो जिन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित हुए उन उद्योगों का डेवलपमेंट ज्यादा हुआ और वो संपन्न हो गए और उन्होंने बाकी क्षेत्र से अपने को अलग मान लिया। तीसरा इसमें जो रिसोर्स आता है, जो तत्व है, वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। आप जानते होंगे कि केंद्र के स्तर पर जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है राज्यों के लिए। तो कई बार क्या होता है कि पॉलिटिकली एक इश्यूज होते हैं ऐसे, कि जैसे मान लीजिए किसी भी दल की केंद्र में सरकार है और उसी दल की जिन जिन राज्यों में सरकार है वहां के लिए केंद्र स्वाभाविक रूप से ज्यादा धन आवंटित करेगा और जहां पर उसके अपोजिशन की पार्टी की सरकार है वहां पर कम करेगा। तो इससे भी क्या है कि कुछ राज्यों का डेवलपमेंट ज्यादा हो जाता है, कुछ का कम हो पाता है। चौथी बात इसमें आती है, जो चौथा इसका निर्धारक तत्व वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, अर्थात शक्ति का असमान वितरण। शक्ति से यहां पर मतलब तीन शक्तियों को आप मान सकते हैं। एक है इसमें इकोनॉमिक, आर्थिक शक्ति, इकोनॉमिक। दूसरी है इसमें पॉलिटिकल, राजनीतिक, पॉलिटिकल। और तीसरी है इसमें कल्चरल, अर्थात सांस्कृतिक शक्ति। तो ये जो पावर है, ये जो शक्तियां हैं, इनका जो असमान वितरण है उसकी वजह से भी जो क्षेत्रीयता आती है। पांचवा इसमें जो निर्धारक तत्व है वो है इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट, अर्थात जो विकास है, विकास की वजह से जो विस्थापन होता है वो क्षेत्रीयता का एक प्रमुख तत्व माना जाता है या उसका निर्धारक तत्व माना जाता है। विकास से उत्पन्न विस्थापन का जो मुद्दा है, अब उसमें क्या है
कि जो विस्थापन है ना, उस विस्थापन को आप समझेंगे तो विस्थापन ना 3 प्रकार का स्पेशली माना जाता है। एक होता है विकास से उत्पन्न, विकास से उत्पन्न विस्थापन। विस्थापन तो आप समझते होंगे, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, उसको विस्थापन कहते हैं। कोई भी व्यक्ति, समूह, समुदाय जब एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है, इसको विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो एक होता है विकास से उत्पन्न विस्थापन, मतलब रिलेटेड टू डेवलपमेंट। दूसरा होता है प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित, प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित, प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित विस्थापन। इसका मतलब होता है प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित विस्थापन का मतलब है जहां पर नेचुरल डिजास्टर ज्यादा आते हैं, प्राकृतिक आपदा ज्यादा आती है, जैसे भूकंप का आ जाना, बाढ़ का आ जाना, आग का लग जाना, है ना, भयंकर बीमारियों का फैल जाना, ये प्राकृतिक आपदाओं में आती है। तो जब एक किसी क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा आती है तो लोग वहां से विस्थापित हो जाते हैं और सुरक्षित स्थानों पर चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी क्षेत्र है जहां पर बाढ़ अक्सर आती है, तो लोग क्या करते हैं कि जब उनको लगता है कि हर साल यहाँ तो बाढ़ आती है, हर साल वो लोग बेघर हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वहां से विस्थापित हो जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। इसी तरीके से जैसे समुद्र के किनारे रहने वाले लोग जहां पर अधिकांश सुनामी आती है ना, या पहाड़ी क्षेत्र जहां पर अक्सर तेज बारिश मतलब होती है और बारिश की वजह से भूस्खलन होता है, तो प्राकृतिक आपदाओं से विस्थापन कहा जाता है। और थर्ड होता है जिसको बोलते हैं आंतरिक और बाह्य विस्थापन, आंतरिक और बाह्य विस्थापन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब होता है कि या तो कोई आंतरिक विस्थापन का मतलब कोई इंटरनल इश्यूज ऐसा है, मतलब आंतरिक विस्थापन ऐसा है जिसकी वजह से लोग विस्थापित होते हैं। ठीक है, मतलब आप एक एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे आंतरिक विस्थापन में 90 के दशक के बाद जम्मू कश्मीर को आप ले सकते हैं उदाहरण के तौर पे, कि वहां पर रहने वाले जो कश्मीरी पंडित थे, उन लोगों के साथ में इतनी दिक्कतें वहां पर पैदा हो गई कि वो लोग वहां पर रह नहीं पाए और वो वहां से विस्थापित हो गए। तमाम कश्मीरी पंडित मतलब 90% वहां के जो हिंदू कश्मीरी पंडित थे वो विस्थापित होकर अन्यत्र दूसरे स्थानों पर चले गए। इसको बोलते हैं आंतरिक विस्थापन। मतलब इंटरनल इस तरीके के इश्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से वो व्यक्ति, वो समाज, वो सोसाइटी, वो जाति, वो धर्म को मानने वाले लोग वहां पर रह नहीं पाते और वो वहां से डिस्प्लेसमेंट हो जाता है उनका। ठीक है, और बाह्य का मतलब होता है कि जब कहीं किसी जगह पर बाहर से कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो वहां पर रहने वाले मूल निवासियों को तंग कर देते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल दिया जा सकता है कि 2012 से 17 के बीच में, 2012 से 17 के बीच में असम का एक क्षेत्र है, असम का एक क्षेत्र है, उसका नाम है बोडो क्षेत्र। बोडोलैंड की मांग उठती रहती है, आप देखते होंगे उसको। तो वहां पर रहने वाली खास कम्युनिटी जो भी है ना, बोडो कम्युनिटी, तो वहां पर क्या हुआ कि बांग्लादेश से शरणार्थी आ गए। बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए ना, वो आकर के इसी एरिया में बस गए और यहां पर आकर के उन्होंने यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको परेशान करना शुरू कर दिया। क्योंकि मेजोरिटी हो गई इनकी, ये माइनॉरिटी में आ गए तो इनको तंग करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने क्या हुआ, ये बोडो जो थे वहां से विस्थापित हो गए। तो इसको बोलते हैं बाह्य विस्थापन। ठीक है ना, तो आंतरिक, तो 3 तरह का विस्थापन होता है। तो इससे भी एक क्षेत्रीयता का ये एक प्रमुख निर्धारक तत्व है। और चौथा है इश्यूज ऑफ रीजनल ऑटोनॉमी एंड आइडेंटिटी, अर्थात इसको बोलते हैं क्षेत्रीय स्वायत्तता और पहचान का मुद्दा। हर क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति चाहता है कि उसकी पहचान बनी रहे। इसको एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि जैसे नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोगों को आप देखेंगे तो उन लोगों का जो पहनावा है ना, उनका जो फिजिकली स्ट्रक्चर है वो बाकी लोगों से अलग होता है। इसी तरीके से कश्मीर के लोगों को देखेंगे तो आप उनको अलग लगेगा, पंजाब के लोगों को देखेंगे तो आप अलग लगेगा। तो वो लोग क्या है, वो एक अपनी एक आइडेंटिटी बनाए रखते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी आइडेंटिटी जो है वो किसी तरीके से कम ना हो, खत्म ना हो, वो आइडेंटिटी हमेशा बनी रहे। तो वो इसके आधार पर बाकी लोगों से अपने को अलग करते हैं। तो ये
डाइवर्सिटीज है ना, रीजनल डाइवर्सिटी, और ये उसके निर्धारक तत्व हैं जिनकी वजह से रीजनल जो डाइवर्सिटी है वो उत्पन्न होती है। तो आज की क्लास में विद्यार्थी बस इतना ही। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, जिससे कि जो लेटेस्ट वीडियो है आपको टाइम से मिल जाए। जय हिंद।